बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 30 मार्च 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र इस श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं, आपको बता दूं, इस श्रृंखला के माध्यम से बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जितने भी प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस वीडियोज आपके छूट चुके हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात इस श्रृंखला के पीडीएफ फाइल की, तो इस श्रृंखला के सारे पीडीएफ फाइल को, खास करके डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ की बात करें तो निःशुल्क आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको सारा का सारा पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा, डेली करंट अफेयर्स वाला। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में मार्च 2023 में जारी नागर विमानन महानिदेशालय अर्थात डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है। तो रिपोर्ट के आधार पर सबसे ज्यादा महिला पायलट है भारत में। आपको ध्यान रखना, औसतन 5% से 3 गुना लगभग 15% है। पूरे भारत में पायलट की बात करें तो उनमें से 15% महिला पायलट है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल, नोट्स, वो टेस्ट सीरीज है, वो सभी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया जाता है। 69वें बीपीएससी एग्जाम को देखते हुए, जो कि सितंबर 2023 में प्रस्तावित है, इस एग्जाम को देखते हुए जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है, इसके तहत आपको दूसरा प्रैक्टिस पेपर 2 अप्रैल को मिलने वाला है। जो भी छात्र घर बैठे रहकर तैयारी में लगे हैं, इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा। आप ये खुद अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको इस कोर्स के अंतर्गत ये तमाम चीजें मिलने वाली है, जहां पर आपका बिहार जीके का नोट्स होगा, करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी होगी, सिलेबस आधारित नोट्स या फिर कह सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर आदि इसमें इंक्लूड है, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी आपको इस कोर्स के अंतर्गत बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलने वाली है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि कटक ओडिशा में आयोजित 36वें नेशनल सब जूनियर पुमसाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। तो फाइनल आंसर बीपीएससी के दृष्टिकोण से होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके तहत रोहित मलकार, रत्नेश कुमार और अभिराज नायक, इन तीनों ने यहाँ पर गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक बिहार को दिलाया है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको बता दूं कि हाल ही में कटक ओडिशा में 36वें नेशनल सब जूनियर पुमसाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका आयोजन कहाँ हुआ, ये कौन सा संस्करण है, ध्यान रखेंगे, ये इसका 36वां संस्करण है। ये कटक ओडिशा में आयोजित हुआ है। बात करें इस प्रतियोगिता की, तो इस प्रतियोगिता में बिहार के रोहित मलकार ने 50 किलोग्राम भार वर्ग, रत्नेश कुमार 41 किलोग्राम भार वर्ग और अभिराज नायक 29 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता अर्थात गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वहीं पे हम रजत पदक की बात करें तो इसके अतिरिक्त विश्वजीत कुमार, चाहत प्रिया और हिमांशु कुमार ने रजत पदक हासिल किया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना, इन तीनों ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है। जबकि वहीं पे हम बात करें कांस्य पदक की, तो साथ ही वर्षा कुमारी एवं अंकुश कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया इस प्रतियोगिता में। तो ओवरऑल बिहार के दृष्टिकोण से ये सारे जो पदक हैं इंपॉर्टेंट है। बिहार के खेल और खिलाड़ियों को जो सम्मान मिलता है, जो उपलब्धि हासिल होती है, हाल ही के दिनों में इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी बनती है। तो सारे तथ्यों पर आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। तो ये दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। तो घोषणा के आधार पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्णन विनोद चंद्रन अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना कि केरल हाईकोर्ट के जज कृष्णन विनोद चंद्रन हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं और वे 2025 तक इस पद पर रहेंगे। आपको ध्यान रखना, इनका नाम है कृष्णन विनोद चंद्रन। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखेंगे, इनसे पहले या अब तक ये केरल हाईकोर्ट के जज थे, लेकिन अब हाल में इन्हें पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है।
बात करें हम यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के बाद पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का पद रिक्त हो गया था, जिनके बाद अभी हाल ही में घोषणा के आधार पर कृष्णन विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। बात करें हम अगले पॉइंट में, पटना हाईकोर्ट या फिर पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो हुई थी ये 3 फरवरी 1916 को हुई थी। 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट ने कार्य करना प्रारंभ किया था। ये तिथि आप यहां से ध्यान रखेंगे। बात करें वहीं पर हम अगले पॉइंट की, तो हमारा अगला पॉइंट है कि 2010 से चली आ रही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अर्थात AOR व्यवस्था को पटना हाईकोर्ट ने समाप्त कर दिया है। अब बात करें यहाँ पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड व्यवस्था आखिर है क्या, जिसे अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने समाप्त किया है। तो आपको जानकारी दे दूं कि अर्थात इसके तहत अब कोई भी वकील हाईकोर्ट में अपना मुकदमा खुद दायर कर सकता है। ये व्यवस्था को भी हाल ही में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तहत ये जारी किया गया था या फिर लागू किया गया था 2010 में, और तभी से व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था को समाप्त किया है। आई होप कि इन सारे बातों को यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। दरअसल यहाँ पर बात हो रही है पटना हाईकोर्ट के बारे में, तो पटना हाईकोर्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि अति महत्वपूर्ण है, शायद ही आप लोगों को पता हो, वो यहाँ पर हमने शामिल किया है। तो पटना हाईकोर्ट ने अब तक भारत को 2 मुख्य न्यायाधीश दिए हैं। इन दोनों मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो कि भारत के 6ठे मुख्य न्यायाधीश थे, श्री ललित मोहन शर्मा जो कि भारत के 24वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, पटना हाईकोर्ट ने अब तक भारत को 2 मुख्य न्यायाधीश दिया है। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिए। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित गंधमर्दन पहाड़ियों को हाल ही में भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, ये जो गंधमर्दन की पहाड़ियां हैं ये कहाँ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा में स्थित है, जिन्हें कि अभी हाल ही में भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। हालांकि उड़ीसा के दृष्टिकोण से देखें तो ये उड़ीसा का तीसरा है, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना। भारत का 37वां, उड़ीसा का तीसरा। इस चीज के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर विस्तार से दे दूं कि हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 की धारा 37 तथा उड़ीसा जैव विविधता नियम 2012 की धारा 20(2) के तहत गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगर यहाँ पे हम बात करें गंधमर्दन हिल रेंज की, तो आप सभी को बता दूं कि इसे उड़ीसा के आयुर्वेदिक स्वर्ग के भी नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर चूंकि बात हो रही है गंधमर्दन हिल रेंज की, जो कि अभी हाल ही में भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ है, तो ऐसे में इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, यह उड़ीसा राज्य का तीसरा तथा भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने लायक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 2022 में इसकी थीम क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये इसका 2022 का निर्धारित थीम है, जो कि आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि मई 2022 में कोलकाता भारत का पहला मेट्रो शहर बना जिसने जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है। ये जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल का जो शहर है कोलकाता, हालांकि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, यह भारत का पहला मेट्रो शहर बना है जिसने मई 2022 में जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला चौथा प्रश्न है कि मार्च 2023 में द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, अभी हाल ही में इस थीम के साथ बनाया गया है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो पृथ्वी पर विभिन्न चिंताओं के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष ये 23 मार्च को मनाया जाता है, और इस वर्ष भी 23 मार्च 2023 को ये सेलिब्रेट किया गया। और 2023 में इसके थीम की बात करें तो द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन, ये इसकी 2023 की निर्धारित थीम है। बात करें हम यहाँ पर अगले पॉइंट की, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की,
तो स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दिया था, इसका जो मुख्यालय है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। आपको ध्यान रखना है, जेनेवा में जो स्विट्जरलैंड है यहीं पर इसका मुख्यालय है। हालांकि जेनेवा में और भी कई संगठन के मुख्यालय है, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा में ही है। तो ये सारी बातों का भी आपको ध्यान रख लेना है। चलते हम यहाँ पर अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है विश्व पर्यावरण दिवस। तो आप सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और वहीं पे हम बात करें पर्यावरण दिवस 2022 के थीम की, तो ओनली वन अर्थ जो कि 2022 का पर्यावरण दिवस का थीम है, अर्थात केवल एक पृथ्वी। 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम था ओनली वन अर्थ। 2023 वाला जब ये सेलिब्रेट किया जाएगा, जब इसका थीम बनेगा, तो इसकी जानकारी हम आपको अवश्य देंगे। तो सीरीज के साथ आप लोग बने रहिएगा। और 69वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी को लेकर के आप यहाँ से करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। चीजें जो आपको मिलेगी वो बेहतर क्वालिटी का मिल रहा है, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है। एक बार पुनः आप सभी छात्रों को बता दूं, इन सारे पीडीएफ फाइल को आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आज के हैं 5वें प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा में कहां हाल ही में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो आपको ध्यान रखना, हरियाणा में जो इसका उद्घाटन हुआ है ये टिकली गांव में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हरियाणा के टिकली गांव में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। और ये उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, आपको ध्यान रखना, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया हाल ही में 21 मार्च को। इस पहल का उद्देश्य 4 राज्यों में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला के लगभग 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाना ही इसका उद्देश्य है। बात करें यहाँ पर अरावली पर्वत रेंज की, तो ये 4 जो राज्य में फैले हुए हैं, इन चारों राज्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना ये 4 राज्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। और इन चारों राज्यों में से जो सर्वाधिक सीमा को कवर करता है ये राजस्थान में, यानी कि राजस्थान में ये सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं भी हम अगले पॉइंट की बात करें तो अरावली पर्वतमाला के बारे में यहाँ पर हमने लिखा कि अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला के बारे में, तो इसका नाम है एंडीज पर्वतमाला, जिसकी लंबाई की बात करें तो ये 7000 किलोमीटर लंबी है। हालांकि आपको ध्यान रखना है ये 7 अमेरिकी देशों में, 7 दक्षिण अमेरिकी देशों में फैला हुआ। ये 7 देशों की अगर हम नाम की बात करें तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, ये 7 देशों में ये फैला हुआ है। और इसकी लंबाई जो है ये तकरीबन 7000 किलोमीटर से भी अधिक है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर हमने ये भी शामिल किया है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और आपको बता दूं कि 1995 में जो सर्वे हुआ था, 1995 की सर्वे के अनुसार इसकी ऊंचाई जो नापी गई थी ये थी 8848 मीटर। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। भले ही पूरी दुनिया इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है, लेकिन नेपाल में स्थानीय लोग इसे कहते हैं सागर माथा। ये भी ध्यान रखने लायक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले विकल्पों पर जब आप नजर डालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में हमने लिखा है मुरली भरहवा गांव। जो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने 1916 में महात्मा गांधी को लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहां पर इन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आमंत्रित किया था। चंपारण की जो दशा थी उसे देखने के लिए आमंत्रित किया था। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। बात करें जीरादेई की, तो जीरादेई के बारे में आपको बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के द्वितीय और प्रथम राष्ट्रपति थे, आपको ध्यान रखना इनका जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। और इसी जीरादेई ग्राम को महात्मा गांधी ने अपने शब्द में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 6ठे प्रश्न पे। ये 6ठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित हुई है। प्रश्न के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अभी हाल ही में इसकी दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित हुई, कहां पर, चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि इसका पहला संस्करण बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। सारी बातें आप यहां पर देखने वाले हैं। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट है कि G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक हाल ही में चेन्नई में आयोजित हुई है।
और वहीं पे हम बात करें अगले पॉइंट की, तो इसकी पहली बैठक 16 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया था। चेन्नई जो है ये तमिलनाडु की राजधानी, यहीं पर इसकी दूसरी बैठक आयोजित हुई है। हालांकि G20 की बात हो रही है, तो G20 के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत की पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, G20 शेरपा बैठक जो कि भारत में पहली बार आयोजित हुआ 4 से 7 दिसंबर 2022 को राजस्थान के उदयपुर में। अब यहाँ पर देखिए G20 के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि अति महत्वपूर्ण है, ये हमने शामिल किया है। दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये इसका 17वां संस्करण था शिखर सम्मेलन का G20 का। और इसी सम्मेलन में, इसी सत्र यानी कि 17वें शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी है। अगले 1 वर्षों के लिए भारत G20 का जो कार्य उद्देश्य है उसको लेकर आगे जाएगा, यानी कि भारत को जो अध्यक्षता मिला है ये इंडोनेशिया से प्राप्त हुआ है। और 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो कि बाली में आयोजित हुआ इंडोनेशिया में, इसका थीम क्या था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये भी एग्जाम पर्पज से अति महत्वपूर्ण है। चलते हम यहाँ पर अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में LOC के पास मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वर्चुअली इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऐसे क्षेत्रों में जब भी किसी मंदिर का उद्घाटन होता है या फिर जो पहल की जाती है, ये एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ऐसे प्रश्नों को शामिल करना सीरीज में मजबूरी हो जाता है। ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में जो इसका उद्घाटन किया गया ये अमित शाह के द्वारा किया गया। कुपवाड़ा में LOC के पास एक गाँव है, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मां शारदा मंदिर का वर्चुअली उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। और आपको ध्यान रखना कि मां शारदा देवी का यह मंदिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अर्थात POK से महज 500 मीटर की दूरी पर कुपवाड़ा के टीटवाल गांव में बना है। इस गांव का नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरह से डीप में जाकर अब BPSC प्रश्न पूछती है, तो ऐसे में इस तरह की चीजों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं पे अगले पॉइंट की बात करें यहाँ पर जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू हुआ था। धारा 370 के बारे में आप लोग बहुत बार बोलते हैं, लेकिन बहुत ही कम छात्रों को पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ था। तो ये 17 अक्टूबर 1949 को यानी कि 1949 में ये लागू हुआ था। आपको ध्यान रखना ये तिथि को। वहीं पे अगले पॉइंट की बात करें तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के प्रावधानों को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का 2 नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे VVI पॉइंट में शामिल करेंगे। 5 अगस्त 2019 को ये धारा 370 के प्रावधानों को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का 2 नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। और आपको ध्यान रखना कि संविधान के भाग 21 में धारा 370 के बारे में वर्णन मिलता है, इसी में इसका वर्णन किया गया है भाग 21 में। वह भी अगले पॉइंट की बात करें तो वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया है? तो एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का पुरुष वर्ग के खिताब की बात करें तो भी हाल ही में इस खिताब को पंकज आडवाणी ने अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 19 मार्च को दोहा में कतर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन अकादमी में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत के ही ब्रिजेश दमानी को हराकर बिलियर्ड्स एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब अपने नाम किया। कितने? तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर एक पॉइंट, एक शब्द छूट गया, पंकज आडवाणी ने खिताबी मुकाबले में भारत के ब्रिजेश दमानी यानी कि अपने हम वतन ब्रिजेश दमानी को हरा करके ये एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया। पंकज आडवाणी को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर हम बात करें महिलाओं की वर्ग में, तो आपको ध्यान रखना वहीं महिला वर्ग में चीन की बाई युलू ने फाइनल में थाईलैंड की पंचाया चनोई को हराकर खिताब जीता है। 2023 का जो एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब है ये चीन की बाई युलू ने अभी हाल ही में फाइनल में थाईलैंड की पंचाया चनोई को हराकर जीता है। ये यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि चूंकि यहाँ पर अगर हम बात करें पंकज आडवाणी की, तो पंकज आडवाणी पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और एशियाई दृष्टिकोण से देखें तो यह इनका 9वां एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब है। ये यहाँ से ध्यान रखेगा। पंकज आडवाणी को अब तक जो सम्मान मिले हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने जानकारी आपको दिया है। उन्हें वर्ष 2004 में अर्जुन पुरस्कार, 2006 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न, 2019 में पद्मश्री जो कि भारत का 4था सर्वोच्च सम्मान है और 2018 में पद्म भूषण जो कि भारत का 3रा सर्वोच्च सम्मान है। तो इन सारे सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है।
अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। 2023-24 की यहाँ पर बात हो रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है इसे कितना रहने का अनुमान लगाया गया है रेटिंग एजेंसी S&P के द्वारा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, ये जो आकलन हुआ ये 6% रहने का आकलन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। S&P को आप इसे विस्तार में स्टैंडर्ड एंड पुअर के नाम से जानते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर अर्थात S&P ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को 6% पर बरकरार रखा है। पहले भी 6% ही रखा गया था, लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट आई इस रिपोर्ट में पुनः से 6% से बरकरार रखा गया है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक नया जोड़ा गया। इस नए तथ्य की बात करें तो आपको ध्यान रखना, हालांकि एजेंसी ने इसके अगले वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में बढ़ाकर इसे 6.9% तक पहुंचने की उम्मीद जताई है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। 2024-25 और 25-26 में इसका जो आकलन किया गया S&P के द्वारा ये 6.9% रहने का आकलन किया गया है। हालांकि विभिन्न संस्था द्वारा जो इस तरह का आकलन किया जाता है, इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अगला हमारा यहाँ पर होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीती है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम की। आप यहाँ पर मनु भाकर को इस तस्वीर में देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने भोपाल में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक अपने नाम किया है। और इससे पहले उन्होंने 2018 ISSF विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक अर्थात 2 गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया था 2018 के ISSF विश्व कप में। वही भी हमारा अगला पॉइंट है कि साथ ही 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में केवल 16 साल की उम्र में अपने पहले राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया था। और बात करें हम अगले पॉइंट की, तो आपको ध्यान रखना वो ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुआ ये ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित हुआ, जो कि ये इसका राष्ट्रमंडल खेलों का 22वां संस्करण था जो 2022 में आयोजित हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट में 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो रही। अब आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना कि 2018 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। देखते हैं कितने छात्रों को पता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि 2018 का राष्ट्रमंडल खेल अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस लॉन्च की है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स अभी लॉन्च किया गया अमेरिका के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना अभी हाल ही में US स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा हाल ही में 2022 यानी कि 2022 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस प्रकाशित की गई। हालांकि इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से देखें तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, लिंग आधारित हिंसा, पत्रकारों का उत्पीड़न और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जैसे मानवाधिकार मुद्दों का सामना कर रहा। इस रिपोर्ट में भारत के लिए ये सारी बातें कही गई। इस रिपोर्ट को अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया, किनके द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा। ये यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा। फिलहाल अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। प्रश्न के निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से जीता है। VVI प्रश्नों की श्रेणी में इसे आप रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा आलिया मीर, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। ऐसे में इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पहला पॉइंट है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है वह इस क्षेत्र में अपने संरक्षण प्रयासों के लिए पुरस्कार जीतने वाले केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बन गई, जिनका नाम क्या है, आलिया मीर। अब यहाँ पे हम बात करें पेटा इंडिया का जो पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है पशु प्रेमियों को, तो ऐसे में पशु प्रेमियों के लिए जो वर्ष 2021 का पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, ये आलिया भट्ट को चुना गया था। जबकि हाल ही में हमने आपको जानकारी दिया था कि 2022 के लिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर जो चुना गया, ये सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार, हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए
कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है। संबंधित सारी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और कोशिश कीजिए कि जो प्रश्न यहाँ पर लिखें आप विस्तार पूर्वक लिख पाएं। आपको यहाँ पर मैं इस वीडियो में एक टारगेट दे रहा हूँ। अगर आपको लगे कि ये वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो रही है तो इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक। आप लोग इस वीडियो को 500 लाइक पहुंचाइए, देखते हैं कितने लोग इसे लाइक करते हैं। अगर आपकी सच में हेल्प हो रही है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में दिया आप लोग से ध्यान रखिएगा, आप लोग से ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो चीज़ें मिलने वाली है उससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। और टेस्ट सीरीज जो आपको दिया जा रहा है ये फुल लेंथ है और इसमें सभी प्रश्नों का आपको विश्लेषण भी मिल रहा है, साथ ही साथ इसका PDF फाइल भी आपके लिए उपलब्ध है। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और इसमें एक अभी ऑफर भी है, आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है BM100 का। इसमें आप एक ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ये कोर्स जो 799 का है आपको महज ये 299 में मिल जाएगा इस कूपन कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो। एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, जब आप कोर्स को परचेज करेंगे तो इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।